हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साइंस की क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे साइंस का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक और लवण। हमने एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। यह लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर 5 में हमने 1 to लेके 5 क्वेश्चन किया था। अब हम 6 to 15 क्वेश्चन करेंगे जो कि इसके बाद दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो प्रैक्टिकली पूछा है, हम समझा देते हैं, इसे ध्यान से सुनिए। इसमें दिया हुआ एल्कोहल और प्लस ग्लूकोज, वह यह बोल रहा है कि एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं। मतलब इनका फार्मूला, एल्कोहल का बेसिकली फार्मूला आता है एथिल एल्कोहल से हम लेके चलते हैं C2H5OH, और ग्लूकोज का फार्मूला आता है C6H12O6। इसमें भी हाइड्रोजन है और इसमें भी हाइड्रोजन है। तो वह यह कह रहा है लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता, क्योंकि अम्ल में भी H होता है HCl, लेकिन यह H+ आयन का त्याग करते हैं और यह दोनों H+ आयन का त्याग नहीं करते हैं। तो बोला है कि एक एक क्रियाकलाप द्वारा इसे सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करा देंगे। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया, इसके थ्रू एक बल्ब लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं। अगर इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया, अगर बीकर में रखा गया एक पात्र में ग्लूकोज या अल्कोहल, तो इसका मतलब उसमें H+ आयन बन रहा है। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हुआ तो इसका मतलब उसमें H+ आयन नहीं बन रहा है। अगर H+ आयन बनता तो करंट फ्लो होता, और करंट H+ आयन जैसे बन जाता तो बोल देते अम्ल है। लेकिन अगर इसमें से करंट पास कराएंगे तो करंट पास नहीं होगा, और करंट पास इसलिए नहीं होगा क्योंकि H+ आयन नहीं बनता है। तो बोल सकते हैं कि यह अम्ल के जैसा बिहेव नहीं कर सकता, इसीलिए इन्हें अम्ल नहीं कहा जा सकता सीधा सीधा। अगला क्वेश्चन है कि आश्रित जल विद्युत चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है। आश्रित जल वही होता है कि जब किसी पात्र में हमारे घर पे खाना बन रहा होता है तो जो इसमें से भाप निकलती है, जो ऊपर बर्तन में एकत्र हो जाती है, वह आश्रित जल होता है, जो भाप से बना हुआ होता है। तो वह जल सबसे शुद्ध होता है। उसमें किसी भी पदार्थ के न कण पाए जाते हैं, न एसिड पाया जाता है, कुछ भी नहीं पाया जाता, सबसे शुद्ध होता है। तो हमें पता है, तो लिख सकते हैं कि आश्रित जल शुद्ध होते हैं। तो लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे इसे कि आश्रित जल शुद्ध होते हैं। अब जब शुद्ध होंगे तो इसमें आयन में नहीं बनेगा, जिसमें आयन नहीं बनता है, आयन नहीं बनता है। और हमें पता है कि जब तक किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी लिक्विड में आयन नहीं बनेगा वह विद्युत का चालन नहीं करता है। और हमें पता है, तो लिखेंगे विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है। यह हम जानते हैं। अब उसमें आगे बोला है कि जबकि वर्षा जल होता है, हमें पता है कि वर्षा जल में थोड़ी सी मात्रा में अम्ल पाए जाते हैं, थोड़ी सी मात्रा में अम्ल पाए जाते हैं। और यह अम्ल हमें पता है कि जब बारिश होती है तो हमारे वातावरण में मौजूद SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, यह मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जिसे हम अम्ल वर्षा के नाम से भी जानते हैं। थोड़ी सी मात्रा में अम्ल मौजूद होते हैं जो जल के साथ क्रिया करके H+ आयन देते हैं। और जैसे ही H+ आयन देगा, आयन मौजूद हो गया, और जिसके कारण विद्युत का चालन होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल की अनुपस्थिति में जल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो लिख सकते हैं क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्लों से
H+ आयन अलग नहीं हो पाते, इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, क्योंकि केवल जल की उपस्थिति में ही H+ आयन अलग हो पाते हैं तथा अम्लीय गुण दर्शाते हैं। तो इसे लिखेंगे ऐसे, तो इसे लिख सकते हैं क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्लों से H+ आयन अलग नहीं हो पाते अनुपस्थिति में, इसीलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। आगे, केवल जल की उपस्थिति में ही अम्ल से H+ आयन अलग हो पाते हैं, इसीलिए बोल सकते हैं कि H+ आयन अलग होगा तभी वह अम्लीय है। और H+ आयन कब अलग होगा? जब हमारे पास जल मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि A, B, C, D और E 5 कंपाउंड है, 5 सॉल्यूशन है। सबका pH मान दे रखा है 4, इसका 1, इसका 11, इसका 7 और इसका 9। इसके आगे भी दे रखा है कि यह दुर्बल अम्लीय है। अगला वाला प्रबल अम्लीय है। ये वाला प्रबल क्षारीय है। ये वाला उदासीन है और अगला वाला दुर्बल क्षारीय है। तो क्वेश्चन में बोला है कि pH के मानों को हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के आरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो हमको पता है कि pH मानों के, तो एक फार्मूला हम जानते हैं कि pH मान जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन के। मतलब इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे pH की वैल्यू कम होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितना ज़्यादा प्रबल होगा, तो इसका मतलब जो सबसे प्रबल क्षारीय है उसमें हाइड्रोजन आयन सबसे कम होगा, और हाइड्रोजन आयन सबसे कम होगा तो pH मान उसका सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का मान बढ़ाएंगे तो pH मान घटता है, हाइड्रोजन आयन का मान घटाएंगे तो pH मान बढ़ता है। और हाइड्रोजन आयन तभी बढ़ता है जब अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है, मतलब अम्लीय क्षमता बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय वही होता है जिसका pH मान सबसे ज़्यादा कम होता है। तो सबसे ज़्यादा pH मान कम होता है तो वो सबसे लास्ट में रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा वही होगा। तो छोटे से बड़ा हमको आरोही क्रम बताना है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले आ जाएगा C, क्योंकि C वाले का 11 है, हम नीचे लिख दे दे। अब फिर उसके बाद आएगा E वाले का 9 है, ये आरोही क्रम लिख रहे हैं, बढ़ता हुआ क्रम। फिर उसके बाद आएगा D का है 7। फिर उसके बाद आएगा A का है 4 और सबसे लास्ट में आएगा B, और सबसे कम pH मान इसी का है। जैसे जैसे pH मान बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी अम्लीय सामर्थ्यता घटती जाती है। इसका मतलब H, ये हाइड्रोजन आयन है, सबसे कम pH मान है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा अम्लीय यही है। सबसे ज़्यादा pH मान है तो हो सकता अम्लीय ना, हो सकता वो क्षारीय हो जाए। तो इसका ये क्रम होगा, यही हमें क्रम बताना था। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हम एक बार पढ़ देते हैं कि परख नली A और B है, 2 परख नली लिया गया है। डायरेक्ट हम बता रहे हैं, क्वेश्चन आप किताब से देख लीजिएगा। A और B, अब इसमें बोला है कि एक मैग्नीशियम की पट्टी लेना है, मतलब एक धातु मैग्नीशियम का। परख नली A में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है और परख नली B में एसिटिक अम्ल लेना है, मतलब जिसका फार्मूला था CH3COO, या जिसे हम सिरका भी कहते हैं, सिरके का अम्ल। दोनों अम्लों की मात्रा और सांद्रता समान है, मतलब जितना इसमें है जितना ml उतना ही इसमें है। सांद्रता मतलब जितना गाढ़ापन होता है उसका। तो बोला है किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों होगी। तो हमें यहाँ पे बेसिकली पूछा है कि कौन जितना प्रबल अम्ल है, कौन जितना दुर्बल अम्ल है। तो हमें पता है कि HCl इसमें कार्बन नहीं है और CH3COOH में कार्बन है।
तो एक चीज़ जानिएगा, जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं, कार्बनिक अम्ल, वह दुर्बल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। और जितने अकार्बनिक अम्ल होते हैं वह प्रबल होते हैं। अब प्रबल दुर्बल से मतलब समझते हैं। प्रबल का मतलब होता है जो जल्दी से H+ आयन दे दे, मतलब जो जल्दी से टूट जाए। तो ये वाला H+ और Cl- में जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, और ये वाला ब्रेक तो होगा लेकिन उसकी मात्रा में कम विघटन होता है, इसलिए दुर्बल है। तो जो कम मात्रा में H+ आयन बनाएगा उसमें कम बुदबुदाहट होगी। हमसे पूछा है कि किसमें ज़्यादा तेज़ी से बुदबुदाहट, मतलब कौन जल्दी क्रिया करेगा। दोनों मैग्नीशियम, इसमें भी मैग्नीशियम है और इसमें भी मैग्नीशियम है। तो ये वाला दुर्बल है और ये वाला अम्ल प्रबल है। तो जितना प्रबल अम्ल उतना अच्छा वियोजन, और जितना अच्छा वियोजन उतनी ज़्यादा बुदबुदाहट। तो HCl वाले में अधिक बुदबुदाहट होगी और CH3COOH में कम बुदबुदाहट होगी, क्योंकि यह दुर्बल अम्ल है। और दुर्बल अम्ल है तो कम मात्रा में H+ आयन बनाएंगे, और कम मात्रा में H+ आयन इसलिए बनाते हैं क्योंकि यह विघटित ही कम हो पाता है, क्योंकि दुर्बल है। क्लियर है। 11 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ताज़ा दूध है, जो ताज़े दूध में जो ताज़े दूध का pH मान है वह तो 6 होता है, और दही बन जाने पर इसके मान में क्या परिवर्तन होगा, मतलब उसका pH मान अब हो गया तो क्या। तो ताज़े दूध का pH मान तो 6 है, और जैसे ही दही बनेगा, और दही बनने के साथ उसमें लैक्टिक अम्ल आ जाएगा, और लैक्टिक अम्ल आ जाएगा तो यह अम्ल है। और हमको पता है कि यह ताज़े दूध का pH मान अगर 6 है तो अम्ल होगा, तो pH मान जो है 6 से भी कम हो जाएगा जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिसका pH मान 6 से कम हो जाता है, क्योंकि दूध से दही बनने में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, और लैक्टिक अम्ल के निर्माण की वजह से जो उसका pH मान है 6 से कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है प्रैक्टिकली इसे समझ सकते हैं हम, कि जो ग्वाला होता है, जो ज़्यादा मात्रा में घरों में दूध रखते हैं, वह ताज़े दूध में बेकिंग सोडा मिलाते हैं। यह क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा क्यों मिलाते हैं। और बेकिंग सोडा का फार्मूला आता है NaHCO3, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। और यह जो होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अब इसका मतलब यह है कि सपोज दैट कोई किसी पात्र में हमारे पास दूध रखा गया है, और अभी पता चला, अभी हमने पढ़ा पीछे कि इसका pH मान जो होता है लगभग 6 के करीब होता है। अब इसमें यह क्या होता है कि ये दूध से पहले ख़राब नहीं होता। अगर बेकिंग सोडा डालें तो क्यों ख़राब नहीं होता है, अगर इसमें हम बेकिंग सोडा डाल दें यह, तो इसका pH मान, क्योंकि यह क्षार है, तो इसका pH मान सपोज दैट मान के चलते हैं, इसका pH मान बेकिंग सोडा डालने के बाद 9 पहुंच गया, मान लेते हैं। अगर हमको पता है कि दूध तभी ख़राब होता है जब उसमें लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, और लैक्टिक एसिड तभी बनता है जब उसका pH मान 6 से कम होता है। अब इसका तात्पर्य यहाँ से यह है कि जब बेकिंग सोडा किसी दूध में डालते हैं तो उसका pH मान 6 से तो अधिक हो गया होगा, चाहे जितना हो जाए, हम मान लिए कि 9 हो गया। अब इसे हमें 6 से कम जब होगा तभी यह दूध खराब होगा। अब यह क्या होगा, pH मान धीरे धीरे अब घटना शुरू होगा, पहले वो 7 पे आएगा, उदासीन होगा, क्योंकि कुछ समय लगेगा दूध से दही बनने में, क्योंकि इसका pH मान क्षार है, और क्षारी दूध का जब क्षार होता है दूध तो कभी वो ख़राब नहीं हो सकता, क्योंकि ख़राब तभी होगा जब उसमें लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं कि अगर इसका pH मान अब बढ़ के मान लेते हैं कि 9 हो गया है, और दूध हमारा ख़राब होगा जब 6 से वो कम पहुँचेगा, 6 से कम होगा तभी लैक्टिक एसिड बनता है। तो लैक्टिक एसिड बनने के लिए 6 से कम होना चाहिए, और pH मान अभी दूध का है 9 बेकिंग सोडा मिलाने के बाद इसमें।
जो बेकिंग सोडा हम मिलाए थे, इसमें मिलाने के बाद इसका पीएच मान 9 पहुंच गया है। अब पीएच मान को 6 जाते जाते काफ़ी समय लग जाएगा। पहले वो 8 पहुंचेगा, फिर 7 पहुंचेगा, फिर 6 पहुंचेगा, और 6 से जैसे ही नीचे जाएगा लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बेकिंग सोडा दूध में मिलाया जाता है, क्योंकि उसकी जो लाइफ टाइम वैलिडिटी है अम्ल से बचाने के लिए, इसीलिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, क्योंकि दूध जो होता है वो क्षारी हो जाता है। इसका रीज़न यही है कि दूध को क्षारी इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बनने से रोका जा सके। और लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता है। और इस दूध को दही बनने में इसलिए अधिक समय लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक एसिड पहले क्षार को उदासीन करता है, फिर अम्लीय होता है, जिसके कारण दही बनता है। अब क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पीओपी के नाम से भी जानते हैं, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 × ½ ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसे हम जिप्सम से तैयार करते हैं। अभी देखेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोला कि आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। मतलब जिसमें नमी न पहुँचे ऐसे बर्तन में रखिए। जैसे कोई पात्र है और इसमें पीओपी भरा, लेकिन इसके बाहर से इसमें नमी नहीं जानी चाहिए। अगर कोई आर्द्ररोधी बर्तन नहीं है तो जो CaSO4 है × ½ यह जल से क्रिया करके H2O और अपने आवश्यकता अनुसार 3/2 H2O लेके वह जिप्सम बना लेगा। फिर से CaSO4 × 2H2O, यह जिप्सम का फार्मूला है। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में रखा जाता है। अब इसलिए रखा जाता है कि जिसके कारण इसमें जल के साथ ये मिलकर जमने का गुण इसमें नष्ट हो जाता है। मतलब फिर ये जम नहीं पाता। फिर इसका हम डॉक्टरों द्वारा या किसी भी सामान में, सजावटों के सामान में प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा रखा है कि डॉक्टर हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, सजावटों के सामान में किया जाता है, खिलौने बनाने में किया जाता है। तब वह गुण खत्म हो जाएगा जब जिप्सम बन जाएगा तब। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो लिख सकते हैं कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। लवण तथा जल बनते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब रही बात इसके रिएक्शन की, तो लिख सकते हैं रिएक्शन कि कोई अम्ल ले लो HCl और एक क्षार लेते हैं NaOH, और इनकी क्रिया से लवण बनेगा NaCl, जिसे हम नमक के नाम से भी जानते हैं, और H2O जल बनेगा। यह हो गया। और लिख सकते हैं तो KOH प्लस H2SO4 तो बन जाएगा K2SO4 और इसके साथ H2O बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत छोटा सा है। बोला है कि धावन सोडा, जिसे हम धोने के सोडा के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। और इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला होता है NaHCO3 और इसका फार्मूला होता है Na2CO3, और इसमें 10H2O जल के क्रिस्टल होते हैं। तो हमसे पूछा है कि एक एक दो प्रमुख उपयोग बताना है। तो सबसे पहला उपयोग है धावन सोडा वाले का। तो धावन सोडा का उपयोग हम कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में करते हैं। कागज उद्योगों में। दूसरा है
कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की सफाई में करते हैं, घरों की सफाई में, कपड़ों की सफाई में हो सकता है। अब उसके बाद आते हैं बेकिंग सोडा वाले में। तो बेकिंग सोडा का उपयोग लिख सकते हैं कि जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर बनाने में, बेसिकली बेकिंग पाउडर। अब याद रखिएगा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग है, क्योंकि बेकिंग पाउडर जो होता है वह बेकिंग सोडा और प्लस टार्टरिक अम्ल का, जो कि इमली में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल का जो होता है ये मिश्रण होता है। ये बेकिंग पाउडर जो होता है बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को बेकिंग पाउडर कहते हैं। और दूसरा बेकिंग पाउडर का बेसिकली उपयोग पाव रोटी बनाने में होता है, जो डबल रोटी हम लोग कहते हैं। और एक और लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो सोडा अम्ल जो अग्निशामक होता है, सोडा अम्ल अग्निशामक, उसमें भी यूज होता है। यह नान रोटी जो कहते हैं जिसे पाव रोटी, उसमें भी यूज होता है। यहाँ पे हमारे टोटल जितने भी 15 क्वेश्चन थे, लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 जो भी था, लेक्चर नंबर 5, 6 टोटल मिला के यह पूरे कंप्लीट हुए। यह चैप्टर नंबर 2 का जितना भी एक्सरसाइज बुक का था और जितने भी बीच बीच में एक्सरसाइज दिए थे वो पूरे कंप्लीट हो गए। अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 3 धातु तथा अधातु। तो बच्चों इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।